और स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चल रही सरगर्मियां अब खत्म होने जा रही हैं। 25 दिसंबर को प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उनकी बस्ते जमा कराकर अब प्रशासक नियुक्त किए जाने हैं। अनुमान के मुताबिक फरवरी के अंतिम सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। देखना है कि गांव में बनानी है सरकार, जमीन पर कौन दिख रहा है, कितना असरदार। आज चर्चा इसी पर। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। मतलब अब चुनाव गांव का, कस्बों का, लेकिन गांव में कौन बनाएगा सरकार, ये सवाल तो है ही है। साथ ही मौजूदा वक्त में चर्चा इस बात पर और तेज हो चली है कि शहरों की चकाचौंध में, चमक धमक में मग्न हो चुकी सियासत गांव और कस्बों में किस तरह से अपनी धमक दिखा पाती है। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से मनोज मिश्रा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से उमाशंकर पांडे जी, समाजवादी पार्टी से विवेक साइलेस, प्रसपा से दीपक मिश्रा जी, सुभाषपा से हमारे साथ अरुण राजभर हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी आपसे करने जा रहे हैं। इम्तिहान गांव का है, तैयारियां और दमखम किस तरीके से दिखाई दे रहा है? कहने वाले तो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। ये तैयार तो सभी रहते हैं, और तैयार ना भी रहो तो भी क्या होगा भाई। तैयार हो अच्छी बात, तैयार ना रहो तो भी चुनाव किसी का इंतजार थोड़ी ना करता है। बिल्कुल, हारो जीतो आपकी किस्मत, चुनाव तो हो गई। इसलिए वो विषय तो ठीक ही है। सब कह रहे हैं हम तैयार हैं। जितने बच्चे इम्तिहान में बैठते हैं उस सबसे पूछो भाई कैसी तैयारी, वो कहते बिल्कुल तैयार हैं। अब तैयार कौन कितना था ये तो फिर नतीजा आता है तो पता लगता है। लेकिन एक गंभीर पहलू पर अगर हम लोग बात करें तो पंचायत का चुनाव बेसिकली राजनीतिक दलों को उनके भविष्य के नेताओं को खोजकर देता है, जिन्होंने उस प्रक्रिया से अपने को अलहदा कर लिया। उनके यहां राजनीतिक नेतृत्व का टोटा पड़ गया। एक प्रक्रिया बनी हुई है, प्रधानी से लेके ग्राम पंचायत, स्थानीय क्षेत्रीय पंचायत, जिला पंचायत, वहां से चलते चलते आदमी आगे जाता है। तो वो नर्सरी भी है एक तरह से। मैं दो चीजों को मानता हूं, एक तो ये पंचायत के चुनाव और छात्र संघों के चुनाव। राजनीतिक दलों के लिए ये दो ही अच्छी नर्सरियां हैं, जहां से अगर वो मेहनत करें, तपस्या करें, लगन से काम करें इन स्तरों पर, तो उनके यहां कभी भी नए नेतृत्व का संकट नहीं होगा। ये मसला नहीं होगा कि भैया थे तब बात अलग थी, अब तो कोई है ही नहीं, वो नहीं होगा। भैया के रहते रहते कोई स्थापित हो जाएगा, तो एक क्रम चलता रहेगा, सिलसिला चलता रहेगा। एक पक्ष तो इसका सैद्धांतिक पक्ष ही है। व्यवहारिक पक्ष इस चुनाव का जिसके लिए मैं बहस लेके आया वो ये भी कि यह चुनाव राज्य के बड़े हिस्से का मन बताएगा, जिसको हम विधानसभा चुनाव के लिए एक ठीक ठाक किस्म का लिटमस टेस्ट मान सकते हैं। बड़ी आबादी का मसला है। जिला पंचायत का अध्यक्ष छोटा आदमी नहीं होता, राजनीतिक लोग जानते होंगे। उसके लिए आदमी प्राण लेने को, प्राण देने को, दोनों को तैयार होता है। 4-5 एमएलए एक तरफ, जिला पंचायत अध्यक्ष एक तरफ, तो इसका मतलब उसमें कुछ तो है। गुड़ है, शहद है, वो दीपक मिश्रा जाने, लेकिन है तो पंचायती, तो पंचायत है भैया वो। और अगर किसी सरकार को अपना एजेंडा लागू करना है नीचे तक, वो विकास का हो या विचारधारा का हो, किसी का हो, तो उसके लिए भी आपके पास यह तीनों स्तरों की पंचायत होनी चाहिए। केवल विधानसभा से, लोकसभा से नहीं बनेगा मामला। इसलिए भी चुनाव महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश के मौजूदा संदर्भ में ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में होगी। ये तो भला हो अभी ओवैसी जी को चेतना नहीं आई ने, वो भी कह सकते थे हम पंचायत भी लड़ेंगे, लेकिन अभी उन्होंने ऐसा कहा नहीं है।
लेकिन केजरीवाल जी की पार्टी चुनाव लड़ेगी पंचायत पूरा, तो कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा और केजरीवाल जी की पार्टी, और फिर ओम प्रकाश भाई की पार्टी, शिवपाल जी की पार्टी, वो सब पार्टियां हैं, वो अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ करेंगी, लड़ेंगे। तो ये मैदान में खिलाड़ी भी ज्यादा। और एक बात जिसको मैं और बहस में लाना चाहूंगा, खासतौर पर मनोज मिश्रा से उस पर जरूर समझूंगा, इस त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का महत्व है, सब जानते ही हैं लेकिन उसके चुनाव की जो टाइमिंग है, क्या कहीं वो गड़बड़ तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में? क्योंकि गांव में चुनाव है या अर्ध शहरी इलाकों में चुनाव होगा, ग्रामीण और अर्ध शहरी मान लीजिए, और गांव में किसान के साथ रार चल रही है। किसान आंदोलन की प्रतीक्षाया में यह चुनाव होगा। आंदोलन समाप्त हो जाए तो भी उसकी उतनी ऊष्मा जरूर बची रहेगी जब तक पंचायत का वोट हो रहा होगा, क्योंकि बड़ा आंदोलन है, 1 महीने चल गया, ये समाप्त होते होते भी इसका ताप नीचे कहीं ना कहीं क्या इस चुनाव को प्रभावित करेगा, और अगर करेगा तो उसका राजनीतिक नफा नुकसान क्या होगा, ये भी आज मैं बहस में समझने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं चलूंगा विवेक साइलस के पास। साइलस साहब, अभी 6-7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए थे, वहां आपकी पार्टी कुछ कर सकती थी लेकिन नहीं कर पाई, एक अवसर था, तो उस इम्तिहान में बात नहीं बनी। लेकिन वो तो छोटा इम्तिहान था, ये तो बहुत ही बड़ा इम्तिहान है। इससे तो नाप के विधानसभा का पूरा खाका सामने आ जाएगा। तो इस इम्तिहान में अगर आप नहीं अव्वल काम किए तो वो 22 में विधानसभा लड़ने के लिए आपके पास मनोबल नहीं रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, अमिताभ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने चुनाव की बात की अमिताभ जी, कि उपचुनाव जो हुए, लेकिन हम लोग शायद भूल गए कि उसके बाद स्नातक और शिक्षक नियुक्ति के चुनाव भी हुए, जहां भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में दोनों सीट हारी, गोरखपुर हारी और झांसी इलाहाबाद सीट भी भारतीय जनता पार्टी हार गई, जबकि बुंदेलखंड पे सबसे ज्यादा वो गर्व करती थी। तो ये भी देखने वाली बात है कि वाराणसी क्षेत्र में स्नातक और शिक्षक दोनों हार गए। तो ये भी एक अंश। जहां तक पंचायत चुनाव का सवाल है, तो समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, मैं अपनी भी बात करता हूं अमिताभ जी, हम भी कहीं किसानी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के अधिकतम कार्यकर्ता जो है 99% कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं गांव से और किसानी से जुड़े हैं। अगर आज भी आप देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर करीब 75%, 70 से 75% सीटें ऐसी हैं जिला पंचायत सदस्य की जो समाजवादी पार्टी की झोली में। और हमको ऐसा लगता है जिस तरह से किसानों पे अत्याचार और जिस तरह से ये कानून आया, जिसका एजिटेशन पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, और सरकार अपनी ढीठ रवैये से इसको पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, तो इसका रिएक्शन ये आने वाले पंचायत चुनाव में जरूर होगा और भारतीय जनता पार्टी को उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम तो ये चाहते हैं। ठीक है, उनको ठीक है शैलेश साहब, उनको जो भुगतना पड़ेगा वो जाने, आप अपनी चिंता तो करो भाई, नहीं तो 22 में खड़े नहीं हो पाओगे। कैसे बच्चों में जोश कैसा आएगा? ठीक है, ठीक है, पिछली बार से बेहतर। ठीक है, ठीक है, मैं दीपक मिश्रा जी के पास चलूंगा, लेकिन एक बात जरूर रखूंगा, आम चुनावों में जनादेश का कोई भी पूर्वानुमान मेरे स्मरण में 3 दशकों में कभी भी स्नातक और शिक्षक सीटों के चुनाव से नहीं मिला। मुझे ऐसा कोई दृष्टांत 30, 32, 35 साल में याद नहीं आता जिसमें शिक्षक सीट और स्नातक सीट से ये बैरोमीटर लग गया हो, बगल में थर्मामीटर लगा के कि इतना बुखार रहेगा, विधानसभा में ये सरकार बनाएंगे और लोकसभा में ये, ऐसा मैं मानता हूँ। यह चुनाव शिक्षक चुनाव से अतिरिक्त से अलग है, बड़ा फलक का चुनाव है और इसकी अनुगूंज विधानसभा में देखेगी। दीपक भाई, एक तो ये बताइए ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है 22 के संदर्भ में, क्योंकि 22 भी लगा हुआ है,
हम लोग 22 बोलते हैं तकनीकी तौर पर, लेकिन मार्च में सरकार बन जाएगी नहीं। इसलिए चुनाव जो कुछ होगा वो 21 के खत्म से लेके 22 के शुरुआती महीने में निपट लेगा। तो पंचायत निपटने के बाद मार्च तक पंचायत चुनाव निपटेगा, मान्यवर, उसके बाद फिर विधानसभा ही विधानसभा है। दीपक जी, देखिए चुनावी दुंदुभी बच चुकी है। विपक्षी पार्टियां, सत्तारूढ़ पार्टियां और ये सब जो संकेतक दे रहे हैं, और हम लोग खुद भी गांव-गांव पांव-पांव हमारा कार्यक्रम चल रहा है। आज लखनऊ में आदित्य यादव जी पदयात्रा किए, मुझे गिरफ्तार किया गया, फिर भी हम लोग कार्यक्रम किए। तो कहीं ना कहीं चुनावी दुंदुभी बच चुकी है। और पंचायत चुनाव का आपने ठीक कहा, विकासगत से अधिक वैचारिक महत्व भी है। इसीलिए तो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की बात करते थे, और लोहिया ने बाकायदे चौखंबा राज रेखांकित किया है। लोकतंत्र के पाए का ये चौथा खंभा ये पंचायत चुनाव होते हैं। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहीं से लोकतंत्र का जो वृक्ष है उसका बीजारोपण होता है। और हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, और पहले भी तैयार है। सोशलिस्ट दल तो सोशलिस्ट दलों का जो विकास हुआ है, आप ध्यान से देखिए तो आचार्य नरेंद्र भले ही वैचारिक आधार पर बहुत मजबूत थे, लेकिन लोहिया और जयप्रकाश ने गांव से ही सोशलिस्ट दलों का, सोशलिस्ट मूवमेंट का विकास किया है। तो यह चुनाव हमारे लिए प्राण का चुनाव है। और इस चुनाव में जो भी जीतेगा, हम जीतेंगे, भाजपा जीतेगी, या जो भी जीतेगा, वह उत्तर प्रदेश में 2022 में उसका परचम लहराएगा। और 22 तो सिर्फ कहा जाता है, 22 में चुनाव के परिणाम आते हैं, 22 में चुनाव होता है, लेकिन चुनाव लड़ने की जो तैयारियां हैं वह पूरा का पूरा 21 जाएगा। और सही कह रहे हैं आप कि 21 चुनावी वर्ष है। 22 में तो चुनाव होगा। युद्ध तो युद्ध के समय लड़ा जाता है, लेकिन युद्ध की तैयारियां जो होती हैं वह युद्ध के पूर्व होती हैं। तो ये 21 युद्ध के पूर्व का साल है। भी और 22 में केवल समझ लीजिए जहाज वाला जो टाइम होता है प्रचार में, जब कार बार का बंद हो जाता है, केवल जहाज आसमान में होते हैं, और बोटिंग ये होगा 22 में। उसके बाद रिजल्ट के बाद शपथ। 22 में इतना ही कार्यक्रम होगा। बाकी जो कुछ गुणागणित करना वो 21 में करना पड़ेगा, 31 दिसंबर तक। उसके बाद ट्रेन छूट जाएगी। उमाशंकर पांडे जी, सहमत। प्रियंका गांधी ने भी देखा कि भाई कांग्रेस वाले में लल्लू जी को छोड़ कोई निकल ही नहीं रहा, ठंड में सब मफलर बांधे घर में बैठे हैं, तो आज उनको भी टाइट करना पड़ा सबको। भाई चलो निकलो, 15-20 दिन तो कम से कम निकलो कि पंचायत में बिल्कुल ही बेड़ा गर्क करोगे सब लोग। तो उन्हें मैंडेटरी किया कि भाई जो भी कांग्रेस का झंडा लेके चलेगा वो 15-20 दिन प्रवास पे रहे, कम से कम घर में ना मिले। उमाशंकर जी। जी अमिताभ जी, देखिए निश्चित रूप से चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है तो उस हिसाब से मेहनत भी कांग्रेस पार्टी की बढ़ रही है। और आज आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उसी चीज़ को संबोधित किया और उसी के लिए लोगों को मोटिवेट किया कि अब प्रवास भी करिए और अपने अपने प्रभार क्षेत्रों में कम से कम 20 दिन रुकिए और रुक के संगठन सृजन अभियान को और तेजी से उसको पूरा करिए। देखिए पंचायतों की जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी ने लगातार पंचायतों का फिक्र रहा है और इसीलिए आदरणीय राजीव गांधी जी ने उस समय पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था की, महिलाएं, ओबीसी, एससी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की और युवाओं को आगे लाने के लिए तथा पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये पंचायती राज एक्ट पूरी तरीके से लागू हुआ था और आज उसका सकारात्मक परिणाम आ रहा है। आज पंचायतें मजबूत हो रही हैं। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ने आ रही है और उसके लिए कांग्रेस पार्टी का जो लक्ष्य है वो ये है कि युवा नेतृत्व को, जैसा कि आपने शुरू में ही कहा कि ये नर्सरी है, छात्र संघ चुनाव और पंचायत चुनाव नर्सरी है, हम इसको उसी रूप में लेते हैं कि हमारा युवा नेतृत्व ग्राम पंचायतों से, बीडीसी के चुनाव से, जिला पंचायत चुनाव से निकल के आएगा। तो युवा नेतृत्व को उभारने के लिए, उसको आगे लाने के लिए ये राहुल गांधी जी का भी सपना था, ये राजीव गांधी जी का सपना था। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं तो प्रियंका गांधी जी पूरी ताकत से आई। भाई ठीक, देखो सपना किसी का हो
वोट पड़ता है वर्तमान की। जी ठीक है ना। गांधी जी का सपना था, जवाहरलाल जी का सपना था, लोहिया जी का सपना था, नरेंद्र देव का सपना था, जेपी का सपना था। अब सपने पे थोड़ी वोट पड़ रहा, हो गया, बीत गया। अब जनता तो अपने ढंग की है। आज क्या हो रहा वो उतने पे देखती है कि आज भैया कहाँ कुछ फायदा नुकसान कहाँ है, किससे है, उसको वोट करो। मेरा अपना निजी अनुभव ये है, ठीक है ना। इतिहास से जनता बहुत प्रभावित नहीं होती, वो थोड़ी बहुत हिंदू मुसलमान वाली लाइन में प्रभावित होती है, बाकी और किसी लाइन से प्रभावित नहीं होती है। आप कितना भी लंबा कटआउट लगा लो चंद्रशेखर आजाद का, नरेंद्र देव का, उससे 20 वोट इधर उधर कराना मुश्किल हो जाएगा। दीपक मिश्रा से बेहतर कौन जानेगा इस पीड़ा को। हर टोपी पर लोहिया जी की फोटो छाप दो, फिर भी वोट नहीं बदलेगा। फरुखाबाद में नहीं बदलेगा वोट, जहां से जो पहली और आखिरी बार जहां से लोहिया जी सदन में आई जीत कर बाय इलेक्शन। वही बांट के देख लो, मेरी बात गलत निकले तो बताना। चुनाव तो खांटी वर्तमान परिदृश्य पर होता है, खांटी वर्तमान परिदृश्य। और आज की जनता तो बड़ी प्रैक्टिकल है भैया, पहले तो थोड़ी इमोशनल भी थी, आज तो बड़ी प्रैक्टिकल है। पंचायती राज में किसने आरक्षण दिया नहीं दिया इससे कोई मतलब नहीं। अब तो मसला सीधा सीधा है। अरुण राजभर जी, आपने जो मोर्चा बनाया है, आपकी पार्टी अकेले पंचायत में उतरेगी या मोर्चा उतरेगा, उसमें ओवैसी साहब भी कुछ लड़ाएंगे? ये सवाल महत्वपूर्ण है भाई। देखिए सर, जिस तरीके से पंचायत चुनाव की सरगर्मियां बढ़ी हैं और पंचायत चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और भागीदारी संकल्प मोर्चा में जितनी भी पार्टियां हमारे साथ शामिल है, 9 पार्टियां, सबके कार्यकर्ताओं को और उनके नेतृत्व को साफ साफ बता दिया गया है कि गांव में चौपाल लगा करके अब अपना संदेश भागीदारी संकल्प मोर्चा का जो सिद्धांत, जो उनका एजेंडा है, वो जनता तक पहुंचाएं। और सुहेल भारतीय समाज पार्टी छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर के राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं तक सबको हिदायत दे दिया गया है कि प्रतिदिन 10 कार्यक्रम गांव चौपाल लगा करके पार्टी की विचारधारा है, और जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सरकार में रह करके समाज के लिए जो लड़ाई लड़ी है और जो उनका एजेंडा जो पंचायत के लिए होगा, उसको बता करके समाज को इकट्ठा करें। और हमारे लोग अनवरत कार्यक्रम अभियान चला रहे हैं, और कार्यक्रम में साफ दिख भी रहा है, लोगों का रुझान भी हमारे मोर्चा के साथ दिख रहा है, और लोगों को लग रहा है कि अब हम लोग मजबूत जो वोट इकट्ठा हो रहा है, उसमें हमारे पंचायत स्तर पर हम चुनाव भी पूर्व में लड़े हैं, हमको रिजल्ट भी हासिल हुआ है, तो मुझे भरोसा है कि अब उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जो जिसकी जितनी आबादी होगी उस पे हम कैंडिडेट लड़ा करके वोट का जो जिसकी मजबूती, जिस समाज का वोट होगा उसको लड़ा करके हम जिताने का प्रयास करेंगे। इसको लेकर के हम लोग काम आगे बढ़ा रहे हैं जी, और रोज कार्यक्रम चला रहे हैं। हमारे गांव में ही चौपाल लग रहा है। ठीक, अब तो गांव में रहना पड़ेगा, और लखनऊ में क्या मिलेगा? उमा भाई, मैं मालूम किस हद तक व्यवहारिक धरातल से चीजें समझ सीखता हूं। राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायती राज विभाग, उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसके मंत्री क्या कह रहे, कौन सी राजाज्ञा जारी हो गई, ये मैं बाद में देखता हूं। मैं थर्मामीटर वहां लगाता हूं कि क्योंकि उत्तर प्रदेश भर से खबर आती है, गांव गांव से, सब जगह से हमारे सहयोगी भेजते हैं खबरें, तो आजकल तो व्हाट्सएप पर ही आता, दिन भर उस पर देखते ही है। जब गांव में पूर्व प्रधान और भावी प्रधान और वर्तमान प्रधान में गोली चलने लगती है और लाठम लट्ठा सिर फूटने लगते, मैं समझ लेता हूं पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई। अधिसूचना जब आएगी तब आ जाएगी। उत्तर प्रदेश का बैरोमीटर ऐसे भी चलता है। दीपक भाई गलत तो नहीं कह रहा? दीपक बाबू गलत तो नहीं कहा ना? जी जी जी। जब गोली चलने लगे प्रधानी लड़ने वालों की, समझ लो चुनाव आ गया। सरकार क्या कह रही है, आयोग क्या कह रहा है, छोड़ दो, वो बाद में चिट्ठी आ जाएगी। उत्तर प्रदेश में पंचायत ग्राम प्रधानी पंचायत के मामले के चुनाव की पहली घोषणा होती है जब गांव से ऐसी खबरें आने लगे, प्रधान के बेटे को गोली मारी, किसने? बोले लड़ना चाह रहे थे प्रधानी। पूर्व प्रधान को वर्तमान प्रधान ने टपका दिया और वर्तमान ने भाभी को। तो आप समझ लीजिए कि मामला आ गया बिल्कुल ठीक। अब लड़ाई आ गई, कुरुक्षेत्र में सेनाएं आ गई। इसका महत्व इतना है। मनोज मिश्रा भी मेरी बात से सहमत होंगे। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हमने
हिंसा रहित, लगभग हिंसा रहित कराने में सफलता हासिल कर ली है। लेकिन पंचायत के चुनाव अभी भी बिना रक्त चढ़ाए संपन्न नहीं होते। मनोज मिश्रा, आपसे एक तो ये प्रश्न कि पंचायत के चुनाव बिना रक्त के संपन्न आज भी नहीं हो रहे। एक अधिकारी क्या कह रहे, आप उस पर जाएंगे तो मैं प्रमाण दे दूंगा, और अगर नहीं तो व्यवहारिक बात होगी तो ठीक है। दूसरी बात मैं कहूंगा, किसान आंदोलन और पंचायत चुनाव, आपको लगता है कि ज्यादा मेहनत करनी होगी या कुछ असुविधाएं आएंगी आपके लिए, प्रतिकूलताएं आएंगी इस चुनाव में? मनोज भाई। देखिए अमिताभ जी, ये बात सही है कि आपकी जो डिबेट है धरातल की डिबेट है, और आपका जो ज्ञान है, जो जानकारी है, वो गांव के स्तर की धरातल की जानकारी है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, ये पूरा पैनल सहमत है। मैं जो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, पहली बात ये मैं कई बार आपके चैनल पर कह चुका हूँ कि लगातार सतत संपर्क और संवाद में कार्यकर्ताओं के माध्यम से रहती है। ये बात एकदम पिछले 7-8 वर्षों से स्पष्ट है। दूसरी बात ये कि मोदी जी की सरकार ने किसानों के हित के, ग्रामीण के हित में काम किए। आपको ध्यान हो 2013-14 में किसानी का बजट 23,000-24,000 करोड़ के बीच का था, जो बढ़कर 19-20 में 1,34,000 करोड़ हो गया। किसान सम्मान निधि किसानों 10 करोड़ किसानों के खातों में गई। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है कि किसान सम्मान निधि का लगभग 1 लाख करोड़ रुपया किसानों खाते में पहुंच चुका, कल लगभग 2 करोड़ किसानों खाते में फिर पहुंच जाएगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी अटल जी के उस पर सुशासन दिवस सब भेजेंगे। इसी बार जितनी मोदी जी की योजनाएं हों, चाहे गैस के सिलेंडर की योजनाएं हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय हो, सब ग्रामीण परिवेश में किसानों के हितों में डेवलप करी गई। और सबसे पहले योगी सरकार जब उत्तर प्रदेश में आई तो वादा किया था कि किसानों का हम ऋण माफ करेंगे, तो लगभग 46 लाख किसानों का ऋण माफ किया, जो सीमांत और लोग किसान थे। तो किसानों के प्रति ये सरकार, केंद्र की सरकार भी और प्रदेश की सरकार भी, लगातार सतत संपर्क में है, संवाद में उनकी हित की सोचती है। ये दूसरी बात। तीसरी बात आप देखिए कि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसी के दौरान चुनाव हुए हैं राजस्थान में, जिसमें कितने चुनाव हुए, 21 जगह से में से 14 जगह पर भारतीय जनता पार्टी जीती, 5 पर कांग्रेस जीती। अभी जो जम्मू एंड कश्मीर में जीडीसी के चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी बनी और अकेले सबसे ज्यादा सीटें पाने वाली पार्टी बनी। इसी बात गोवा के जो पंचायत चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी की बढ़त हुई। तो ये जो किसान आंदोलन है, किसान जनता राजनीतिक आंदोलन है, अपने झूठ की मशीन, मोदी झूठ बोलते हैं, योगी झूठ बोलते हैं, प्रवक्ता भी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन देश का ये आम आदमी जानता है कि योगी सरकार है और मोदी सरकार है, वो किसानों के हित में काम कर रही, किसानों को समर्पित सरकार है। तो इसलिए हमें डर नहीं लगता। हमें लगता हमारी नीतियां पहले दिन से किसानों के हित की थी, उनके भविष्योन्मुखी थी, तो इसलिए हमको डर नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारी कर रही और बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, हम पॉजिटिव चुनाव लड़ेंगे। जी ठीक है। विवेक साइलस, बीजेपी कह रही है कि किसान आंदोलन के पृष्ठभूमि में कुछ राज्यों में चुनाव हुए, राजस्थान में तो पंचायत कोई चुनाव हुए, वहां चूंकि वो जीती इसलिए उसका कहना है कि किसान आंदोलन राजनीतिक आंदोलन है और उससे भाजपा के चुनावी प्रदर्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अमिताभ जी, किसानों का आंदोलन राजनीतिक है कि क्या है वो तो हम रोज देख रहे हैं, रोज टीवी पे आ रहा है, रोज किसान कैसे वहां मर रहे हैं, शहीद हो जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को तो ये बोलना ही नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के योगी जी के मंत्री तो खुद ही कहते हैं किसान गुंडे हैं, इनके प्रवक्ता कहते हैं वो आतंकवादी और खालिस्तानी है। ये एक्चुअली है उद्योगपति के एजेंट, भारतीय जनता पार्टी है तो नहीं, मैंने जो पूछा उससे आगे नहीं जाओ, ठीक है, ठीक समझ गए। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि वो ऐसा कह रहे, आप ऐसा मानते कि नहीं मानते? उमा शंकर जी, बीजेपी कह रही है कि इस आंदोलन से हमारे चुनाव के प्रदर्शन पर फर्क नहीं पड़ेगा, चूंकि किसान जानता है कि हमारी दोनों सरकारें उसके लिए अच्छा काम कर रही है। ये जो आंदोलन है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो इससे अगर आप लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं तो बीजेपी उस उम्मीद को नकार रही है। अमिताभ जी ठीक है, इनका अहंकार ऐसे ही होना चाहिए। रावण भी मरने के पहले तक समझ रहा था कि वो ही जीतेगा। खैर, आप देखिए, खाद के दाम ले लीजिए, बिजली के दाम ले लीजिए, हर चीज बढ़े हुए हैं।
कीटनाशक के दाम 140% बढ़ गए। और जिस उज्ज्वला योजना की बात कर रहे थे, एक बार जिसके घर में सिलेंडर आ गया, दोबारा वो भरवाने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि सिलेंडर के दाम लगातार हाई हैं। 700-800 रुपए तक दाल, 200 रुपए किलो तक पहुंचा आलू। इतिहास में पहली बार 60 रुपए किलो लोगों ने खरीद के खाया है। उमा भाई, तो अगर ये इनका राम राज्य है तो ये राम राज्य इनको मुबारक। आ जाए, जनता इनको समझा देगी। ठीक। और ये संवाद, सतत संवाद की बात करते हैं, मैं सहमत हूँ। इतना नजदीकी संवाद कर लेते हैं कि उसके इनके वीडियो वायरल हो जाते हैं। तो अगर इनको इतने नजदीकी संवाद ये बनाए हुए, इनको मुबारक। लेकिन जनता समझ रही है। उमा शंकर रुको। भारत के विपक्ष की दिक्कत मालूम क्या है दीपक भाई जी? ये विपक्ष की स्थिति क्यों खराब हुई? उसके पीछे भाजपा का कोई बहुत पराक्रम जिम्मेदार नहीं है कि भाई ये इतने पराक्रमी थे। विपक्ष की नासमझियों की भी उसमें बड़ी भारी भूमिका है। राजस्थान में आपकी सरकार, पंचायत का चुनाव आप हार गए, उसकी समीक्षा नहीं कर रहे, उसकी समीक्षा नहीं कर रहे। नहीं अमिताभ, बोले आ जाओ जी जमीन में जनता सहमत नहीं हूं। ऐसे मुगालते में चुनाव ये हारे हैं। उमा शंकर रुको, आंकड़े गलत प्रस्तुत किए हैं। अरे रुको ना भाई, आप अपने नहीं अमिताभ जी मुगालता नहीं है। ठीक, रुको मुगालता नहीं है। मैं अभी आवाज रोकी इनकी। ठीक, आप अपनी बता रहे, मैं तो अशोक गहलोत का इंटरव्यू जो हुआ सुना, उस पर बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि हाँ हमको धक्का लगा है, हम इसकी समीक्षा करेंगे, कहां गलती हुई। और आप कह रहे हो ना जी ऐसा नहीं जी वैसा जी। विवेक साइलस की पार्टी को समझना चाहिए, बता रहे कि कुछ नहीं। अरे सुनो यार, प्रस्तुत किए कि पंचायत चुनाव में भाजपा जो आंकड़े दे रही है वो गलत है। अरे भाई हम तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के आधार पर बोल रहे हैं, आप मुझको भाजपा कांग्रेस के प्रवक्ता जैसा समझते हो क्या? जितना ज्ञान आपको गूगल से जुटाना पड़ेगा उतना मेरे दिमाग में रहता है। हमको मत समझाओ। अपने को कांग्रेस का प्रवक्ता समझते हैं, इसलिए हम अपने आंकड़े रख रहे हैं। ठीक बात, अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को इतने वोट, सीटें डालो चूल्हे में, इतने वोट कभी मिल सकते हैं ये किसी ने नहीं सोचा होगा। वो भी तब जब 7 पार्टी एक साथ खड़ी हो गई। आप समीक्षा करने को तैयार नहीं, और जब तक हिंदुस्तान में विपक्ष समीक्षा करने को तैयार नहीं होगा ईमानदारी से अपने किरदार की, तब तक उसको बहुत बेहतर परिणामों की उम्मीद नहीं करना चाहिए। दीपक जी, ये मेरा मानना है। दीपक मिश्रा जी, एक के बाद एक दावे, मध्य प्रदेश में दावा हुआ, आ रहे हैं कमलनाथ, स्लोगन यही था बाई इलेक्शन में, जो थे वो उसके बंद 1/3 रह गए। कौन सी इमला पढ़ रहे, कौन सी गणित जोड़ लेते हो भाई आप लोग? आपका अंकशास्त्र कहां का है ये तो बताओ। यूथोपिया का है, युगांडा का है, कहां से लाते हो? नहीं बताओ भैया। बोले जम्मू कश्मीर में भाजपा को कोई नाम लेवा नहीं मिलेगा, पानी देवा नहीं मिलेगा। भाजपा ने जनसंघ से लेके आज तक जिंदगी में उतने वोट सोचे नहीं होंगे जितने उसको मिले, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आ गई। घाटी में भाजपा का आदमी जीत जाए 3, कुछ सोचता था, और आप लोगों का भाषण वही जारी है, भाजपा को जनता सबक सिखाएगी। नहीं, खुद सबक मत सीखो, ये बोलते रहो भाजपा को जनता सिखाएगी सबक। क्या भाई दीपक जी? नहीं, देखिए भाजपा को तो सबक जब भी कोई सिखाएगा तो राजनीतिक दल ही सिखाएंगे, चाहे हम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजभर जी की पार्टी हो, या चाहे साइलस जी की पार्टी हो। राजनीति जो होता है वह विशुद्ध राजनीतिक अवधारणा है, और उससे राजनीतिक तौर तरीके से ही लड़ना होगा, सांगठनिक ढांचे पर, सैद्धांतिक ढांचे पर, और इन सब से इतर नेतृत्व के ढांचे पर। अब हम ये सोचें कि भारतीय जनता पार्टी से जनता बिदकेगी, उससे नाराज होगी, और चातक पक्षी की तरह से कि जब वो उस बरसेगा तो हम प्यास बुझाएंगे, तो फिर शायद हम जीत से दूर होते जाएंगे। हार दर हार यह संकेत दे रहा है। भविष्य वाले उसमें क्यों कह रहे हो? फ्यूचर सही है कि जनाक्रोश भाजपा के खिलाफ है। इसको फ्यूचर टेंस में क्यों कह रहे हो? तो प्रेजेंट टेंस का मामला है जी। अभी चातक बनने में कोई कसर है क्या?
नहीं, प्रेजेंट टेंस का भी मामला है। हम लड़ रहे हैं किसानों के, ना, किसानों चार का तक जो ही बन आंदोलन गए। है वो किसान दिल्ली सीमा पर लड़ रहे हैं, उससे कम प्रतिबद्धता के साथ हम जनता के बीच में नहीं लड़ रहे हैं। बिल्कुल ताकत के साथ लड़ रहे हैं। गांव गांव पांव पांव हमारा कार्यक्रम है। कल चरण सिंह की जयंती पर किसान सभाएं 4-5 की अभी मेरठ में सम्मेलन हुआ, और अपने हिसाब से हर राजभर जी की पार्टी बहुत अच्छा लड़ रही है। कमोवेश जोड़ तोड़ होड़ सब चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक मायावी पार्टी है ना। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है? यह रावणी परंपरा में है। इसके 5 मुंह कुछ और मूल मुंह कुछ बोलता है। तो सवाल यह है कि जो गोएबल्स की संस्कृति को अपनाए हुए हैं, झूठ दर झूठ, फिर भी विपक्ष को बहुत मेहनत करना चाहिए और विपक्ष को एक मत होकर, एक मन होकर भारतीय जनता पार्टी पर वैचारिक प्रहार भी करना चाहिए। जब तक आनुषंगिक प्रहार नहीं होगा, भाजपा को हराना थोड़ा कठिन होगा। ठीक दीपक बाबू, उमाशंकर जी के पास आ रहे हैं। अमिताभ जी मुझे भाई 1 मिनट रुक जाओ। अरे 1 मिनट, तुम आप ही के पास आ रहे हैं। 1 मिनट धैर्य तो रखो, आप ही के पास आ रहे हैं। 1 मिनट धैर्य रखिए। दीपक जी ने कुछ बातें की, उस पर एक टिप्पणी जरूर करूंगा। दीपक जी बातों से स्किप जब करना चाहते, चूंकि विद्वान है, तो उसमें इतना दार्शनिक पुट डाल देते हैं जैसे छोले अच्छे बने खराब बने पता ही न लगे, दे मिर्चा ऐसा कर दो कान तो धुआं निकले, बोले बाहर कुछ तो है भाई छोले में, है ना। तो वैसे दीपक भाई वो इतनी दार्शनिकता उसमें डाल देते हैं, बड़े बड़े शब्द। राजनीति बड़े शब्दों का खेल नहीं। आप फिरोजाबाद हारते हैं, आप चिंतन नहीं करना चाहते। आप इटावा हार जाओगे, चिंतन नहीं करना चाहोगे। भाषण पर भाषण ठेले जाओगे। आप अमेठी हार जाओगे, चिंतन करना नहीं चाहोगे। दे भाषण दे भाषण दे भाषण। अरे कहीं तो लकीर खींचो महाराज। कि तांत्रिक अनुष्ठान में बैठे हुए बोले भाजपा गलती करे तब हम निकले। आपके कहने से गलती नहीं करेंगे, उनके जब ग्रह खराब आएंगे तो गलती करेंगे। तब तक बैठे रहिए भाई साहब पीली धोती पहन के तंत्र साधना में। मसला ये। उमाशंकर पांडे जी बताइए। अमिताभ जी देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर मध्य प्रदेश जहां पर कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत के आई थी, और उसको अगर ये कहा जाए कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का खेल खेला वो राजनीतिक कौशल है, तो फिर मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। ये मैंने बाई इलेक्शन की बात की, लोकतंत्र का अपमान था। मैंने उस पर टिप्पणी नहीं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। मैंने उस पर बात ही नहीं की। मैंने कहा जो इलेक्शन हुए बाई इलेक्शन 22 सीटों पर उनकी बात की। मध्य प्रदेश जीत के आए, बहुमत की सरकार बनी थी और सत्ता का धनबल का बाहुबल का प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने जो किया वो असल में लोकतंत्र और संविधान का इंसल्ट था। अगर इसको लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कोई भी उसको जो है नैतिक और मौलिक और संवैधानिक समझ गया ठहराता है, तो मैं उस पर मैं कहूंगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम राज्यों में यही काम किया और असल में वो लोकतंत्र का अपमान था। जी ठीक है। आपकी बात आगे। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, फिर बाकी तीनों मित्रों के पास चलूंगा। भाजपा ने सरकार गिराई, सिंधिया ने कांग्रेस को कि धोखा दिया नहीं दिया, वो मैं उन विषयों पर गए नहीं। मैंने तो ये कहा जब जनता के वोट से बाई इलेक्शन हो रहा था 22-23 सीटों पर, तो आप काहे को लुढ़क गए? 22 की 22 जीत के सरकार गिरा देते 5-15 मिनट में दोबारा अपनी। इसीलिए मैं कहता हूं दृष्टि दोष इतना बड़ा है, आप उसमें रुचि ले रहे हो कि भाजपा को 4 गाली मोर दे ले, मान लो, उससे आपका भला नहीं होगा मित्र। आपका भला होता बाई इलेक्शन जीतने से। आप हार गए। दीपक मिश्रा की पार्टी अगर फिरोजाबाद हार गई तो भाषण देने से कुछ होगा कि जयप्रकाश जी कहा करते थे और लोहिया जी लिखा करते थे? बताओ लोकसभा कुछ होगा क्या? नहीं होगा। हार गई भारतीय जनता पार्टी। अगर इतने बड़े मसीहा हो गए तो क्यों हार गए वो चुनाव? ठीक है। अरुण राजभर, क्या आपको लगता है कि विपक्ष इस उम्मीद में ज्यादा समय खराब करता है कि कब भाजपा के ग्रह खराब हो और कब हमारे ग्रह उसके चलते अच्छे हो जाएं? मेरे अपने तप से नहीं, मेरे अपने परिश्रम से नहीं। मैं तो न्यूनतम परिश्रम करूं, अधिकांश रूप से घर में रहूं, कभी कभी निकलूं, लेकिन आम आंधी आएगी आम टूटेगा, मैं भी बटोर लूंगा। ये जो भाव है उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी जो 10-15 पिछले 20 साल अल्टरनेटिव सत्ता में रही, वो 3 महीने की पार्टी है। 5 साल 3 महीने, 5 साल में 3 महीने।
चौथा महीना कभी कोई नहीं देखता उस पार्टी का। वो भी इसी उम्मीद में कायम है नीली चिड़िया पर कि भाई इनका भाग्य खराब होगा तो मुझे भी कुछ मिलेगा। अरुण राजभर देखो फोटो भी आ गई। तरीके से बड़ी पार्टियों का जिस तरीके से रवैया चल रहा है कि हम कमरे में बंद होकर के बैठे रहेंगे और हम चुनाव जीतते रहेंगे, ये उनका भ्रम है और उस भ्रम से वो निकल नहीं पा रहे हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखिए हम लोग छोटी पार्टी थे और हम हमेशा जनता के बीच में हमेशा जो उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टियां हैं वो सक्रियता क्यों नहीं निभा रही है? आरोप दूसरी बड़ी पार्टियों को लगाएंगे या बीजेपी को लगाएंगे तो ये आरोप लगा करके आप फंस जाएंगे, ये ठीक नहीं है। आपको समीक्षा ये करनी पड़ेगी कि हम जिस तरीके से भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके छोटे छोटे दलों को एकजुट कर रहे हैं कि जिसका एक एक वार्ड में अगर 500 1,000 वोट है, हम अगर इकट्ठा कर रहे हैं तो हम अगर 5,000 वोट की बंदोबस्त कर रहे हैं तो सारे लोगों को अगर मजबूती से बंदोबस्त करते तो मुझे लगता है बीजेपी को रोक लेते। लेकिन ये लोग भ्रम में है और भ्रम इनका दूर होगा जब 2022 में हारेंगे तो भ्रम दूर होगा। लेकिन हमारी जो प्लानिंग है, हमारे जो मोर्चे के सहयोगी दल है, हम सभी लोग मिल करके हम गाँव में सेक्टर प्रभारी, हमारे जो ब्लॉक की कमेटी है, विधानसभा कमेटी है, जिले की कमेटी है और प्रदेश की जो कमेटियां हमारी संगठन की, देखिए संगठन से ही चुनाव होंगे, छोटे हो चाहे बड़े हो। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट का कोई भी चुनाव होता है तो संगठन से होता है। और हमने जितनी जब से हम सत्ता से हटे हैं और हम हमेशा गाँव में ही चौपाल लगा करके संगठन का निर्माण करने में लगे थे। और हम अगर 20,000 वोट विधानसभा में उपचुनाव में अगर हम पा रहे हैं तो हम उसी क्रम में हम पंचायत का भी रिहर्सल करते रहे हैं कि 4 सीट 5 सीट 8 सीट जो हमारी मजबूत सीटें हैं हम उसको आगे पंचायत में कैसे जीते, इसके लिए हमने रणनीति तैयार किया। आपको हमारे साथ 9 लोग हैं, 9 समाज के लोग हैं, 9 समुदाय के लोग हैं। 9 समुदाय के लोग हमसे कह रहे हैं कि भाई अब हम सब लोग एकजुट हो गए हैं, जो सीटें आ रहे थे 500 से 200 से 400 से, अब उसको हम आसानी से जीत लेंगे। इस क्रम में अगर बड़ी पार्टियां सक्रियता निभावे जहां हम नहीं जीत पा रहे हैं, अगर वो जीते तो मुझे लगता है कि बीजेपी को रोकना आसान हो जाता। ये कह करके भाग जाना कि हम कमरे में बैठ करके ट्विटर और फेसबुक पर लिखते रहेंगे और हमको वोट मिलता रहेगा, तो इस गलत फहमी में जनता है। अब जनता गांव में चाहती है कि आप हमारी दर्द को हमारे बीच में आकर के सुनो। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता गाँव में जाकर के ठीक है अरुण ठीक है, लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है अरुण, दीपक बाबू, उमा शंकर भाई, विवेक जी, मनोज जी, आ रहा हूं आपका। सच्ची बात तो ये है, मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के हर बड़े चेहरे को ट्रैक करता हूं, कौन कहां क्या कर रहा है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, गैर भाजपा दलों में जितनी मेहनत ओम प्रकाश राजभर करते हैं कोई नहीं कर रहा। ओम प्रकाश राजभर की आज तक मैंने कार्यकर्ता के घर की बैठक, कार्यकर्ता के घर जाना मिलने में घर के अंदर के ड्राइंग रूम वाली फोटो नहीं देखी, बाहर बैठे 50 लोग के साथ, बाकी की मैंने बाहर की फोटो नहीं देखी। कभी कोई खिंचा ली हो फोटोग्राफर बुला के तो अलग बात है किसी ने, ठीक। हर दिन मैं देखता हूं, आज इस गांव, कल उस ब्लॉक, कल उस गांव, छोटा संगठन है फिर भी भाग दौड़ तो कर रहे हैं। 5 साल में 3 महीने, 1 साल में कितने दिन, जो कल मोबाइल पे निकाल लीजिएगा, उतने दिन राजनीति करने वाले लोग भी चाहते हैं कि 365 दिन होली दिवाली की छुट्टी भी ना करने वाली पार्टी जो 365 दिन 24 घंटे सक्रिय है, उससे हम जीत जाएं, क्योंकि हम 5 साल में 3 महीने निकलते हैं। ऐसी इच्छा क्यों रखते हो? इच्छा रखना ही गुनाह है भाई। जनता के बुद्धिमत्ता पर आप शक कर रहे हो क्या? कोई बौरी है जनता? अच्छा बताओ विवेक साइलस, फाटक 3 महीने ज्यादा कभी खुला 5 साल में? बड़े से बड़ा आदमी जाके दिखा दे हमको, वहां पक्ष कहो चाहे विपक्ष कहो, गेट ही नहीं खुलेगा। दीपक मिश्रा गलत कह रहा हूं? 3 महीने ज्यादा कभी खुले नहीं। वो भी चाहते कि हम ही जीत जाए। बोले क्यों जीत जाए? बोले हम ट्विटर पे नहीं है। और गजब कर दिया भैया, गंज टुंडवारा का आदमी जाने ट्विटर, पटरौना का आदमी ट्विटर देख रहा, मछली शहर जौनपुर का आदमी ट्विटर जान रहा। आप लोगों से बेहतर राजभर है। बोलो। और सुन लीजिए,
लोग कहते हैं ओवैसी क्यों जीतते, ओवैसी क्यों जीतते। पता नहीं आप लोगों ने हैदराबाद में ओवैसी को ट्रैक किया है, कभी नहीं किया है। हैदराबाद में सलाउद्दीन असदुद्दीन ओवैसी छोटे से छोटे व्यक्ति के दुख और सुख में सशरीर खड़ा होता है, सशरीर। ट्विटर से संवेदना नहीं व्यक्त करता, इसलिए जीतता है। विवेक साइलेस जी, सक्रियता कहां है? आपने कहा 5 साल में 3 महीने, तो जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 4 साल भी कंप्लीट नहीं हुए, मार्च में होंगे। अब 4 साल भी नहीं हुए, 5 साल में 3 महीने। और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है, वो आप स्वतंत्र हैं, बोल सकते हैं। हाँ। लेकिन समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव स्तर पे, बूथ स्तर पे, तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिले स्तर पे सक्रियता से काम कर रहा है। अभी आपने देखा जब निकले थे हम किसान आंदोलन के खिलाफ, तो किस तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया था। कोरोना का बहाना मारा गया कि कोरोना बढ़ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी रैलियां पे रैलियां करते रहे, तब कोरोना नहीं आता है, तब सब कुछ ठीक हो जाता है। जी। अगर कन्नौज जाना हो या कहीं जाना हो, कोई प्रदर्शन करना हो, फर्जी मुकदमे में अभी आपने देखा इको गार्डन में हमारे कार्यकर्ता बैठे हुए थे, क्या बिगाड़ रहे थे वो? किसानों की आवाज ही ना उठा रहे थे शांतिप्रिय ढंग से। ठीक है, उठा के जेल में बंद कर दिया, 6 दिन बाद मुझे मनोज मिश्रा के पास चलना होगा। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। मनोज जी, वही सवाल मेरा, क्या भारत की राजनीति अब बदल रही है और वो इतना बड़ा किसी को नहीं मानती कि भैया ने फेसबुक पे हाथ हिला दिया इसलिए वोट देना है? कुंडी खटखटाएगा कार्यकर्ता घर घर की, उससे मिलेगा, जाके दुख में सुख में खड़ा होगा, तो बड़े नेता का हाथ करिश्माई रहेगा। कार्यकर्ता कुंडी खटखटाना बंद कर देगा, बड़े नेता उलन खटोले में घूमते रह जाएंगे, वोट नहीं मिलेगा। मेरा तजुर्बा ये कहता है। आप क्या कहते हैं मनोज मिश्रा? अमिताभ जी, आप ये देखिए, पश्चिम बंगाल का उदाहरण ले लीजिए आप। वहां हम लगभग 1.5 साल में 300 कार्यकर्ता शहीद कर चुके हैं। और कांग्रेस और कम्युनिस्ट, जबकि वो पहले कांग्रेस का, बाद में कम्युनिस्टों का राज्य था। लेकिन लड़ाई टीएमसी और भाजपा के बीच तीखी लड़ाई है। जितनी तीखी लड़ाई होती जाएगी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पीछे होते जाएंगे। आखिर इंस्टिंक्ट है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, हमारे नेतृत्व का, उसको देखकर हमें लगता है कि पूरा देश हमारा है। पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, डिबेट जितनी भी हो रही है, मैंने पहले राउंड में बोला तो मैंने विपक्ष का नाम नहीं लिया। मैंने भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने, वो बताया। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज मैं कह रहा हूं कि विपक्ष केवल ट्विटर से अगर राजनीति करना चाहता कि उसको मुबारक ही, तो हमारे लिए, क्योंकि देश की जनता जानती है कि एक चुटकुला है कि कांग्रेस के 99% लोग चाहते हैं कि राजीव कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और भाजपा के 100% लोग चाहते हैं राजीव गांधी और राहुल गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष बने। तो ये चुटकुले हैं, ये जनमानस से निकलते है कि जनमानस इस देश का क्या है। सबसे बड़ी जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अहरनिश लगातार, मैंने कई बार कहा, मैं कार्यकर्ता हूं भी, हम लोगों को आते हैं मैसेज, सूचनाएं जिला के द्वारा, प्रदेश के द्वारा, क्षेत्र के द्वारा कि आपको ये करना। जैसे कल का कार्यक्रम है, माननीय मोदी जी का संबोधन है, किसानों का 2500 जगहों पर देश में होगा। हम लोगों को कहा गया कि किसान वहां पहुंचे और मोदी जी को सुने, तो हम लोग किसी तरह मोदी तक संवाद कराएंगे किसानों का। तो हम लोग लगातार काम के बीच रहते हैं। हम कमियां नहीं निकालते कि सपा के संगठन कमियां है, बसपा के में क्या है, कांग्रेस में क्या है। और जिस बात कांग्रेस को जो मुख्य विपक्षी दल का दर्जा नहीं मिल पा रहा, उसके पीछे है कि हमने राहुल गांधी को ऐसा पहला सेनापति देखा जो अपनी ही फौज पर फायर कर दिया, जिसने अपने 23 नेताओं को उन्हें गद्दार कह दिया और जयचंद कह दिया और हुए। तो ये जो चीज है, ये आपका मनोबल कमजोर करती है, नेतृत्व का मनोबल कमजोर करती है। आपके सारे जितने विपक्षी ज्यादातर परिवारवादी राजनीतिक दल है, इनको परिवारों से मुक्त और आंतरिक लोकतंत्र के सहारे सत्ता मिश्रा जी रुकना होगा आपको जी। संपादकीय टिप्पणी के लिए अमिताभ जी के पास हम चल रहे हैं, प्लीज सर। मैं तो 2 बातें कहता हूं, भाजपा को छोड़ो, भाजपा की ओर ना देखो ना उससे सीखो। चूंकि उससे सीखने की बात कहूंगा तो अहम भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा कि लो भाई अब हम भाजपा से सीखे, बताओ अब ये दिन आ गए हमारे, मत सीखो। कांग्रेस गुलाम नबी आजाद से सीख ले, कम से कम उमा शंकर पांडे से ज्यादा अनुभव है गुलाम नबी आजाद के पास,
है ना। जितना उमाशंकर भाई ने देश देखा उससे 1000 गुना ज्यादा वो गुलाम नबी ने देखा। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी 4 पीढ़ी के साथ काम भी किया, 4 लोगों के साथ। देश के हर राज्य के प्रभारी रहे, मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में कई बार मंत्री रहे। हमने जो कहा वो मत सुनो, और मनोज जो कह रहे वो भी मत सुनो। जो वो कह रहे उनकी तो सुनो, वो तो दूसरी पार्टी में कभी गए नहीं। गुलाम नबी, उन्हीं की सुन लो। वही तो कह रहे कि कांग्रेसी आदमी पहले टिकट के लिए दिल्ली में डेरा डालता, फिर टिकट मिल जाती है तो 5 तारा होटल बुकिंग कराता है और उसमें कहता 7 स्टार मिल जाए तो ज्यादा अच्छा। ये बात हमने नहीं की। और दूसरी बात दीपक बाबू, अगर देश भर के विपक्षी नेताओं को, पार्टी ने, मैं इंडिविजुअल्स की बात करूं, नेताओं को किसी इंडिविजुअल पर्सनालिटी से कुछ देखना चाहिए कि भाजपा के इतने प्रचंड मैनेजमेंट के बाद भी अगर वहां पूरी भाजपा को उतरना पड़ रहा है बंगाल में, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, ममता का अनवरत संघर्ष, ममता का अनवरत जनता के बीच रहना। कोई सुरखाब के पर नहीं ममता बनर्जी में, लेकिन अनवरत जनता के बीच, मोटरसाइकिल पर बैठ के जनता के बीच, सब्जी मंडी में ममता बनर्जी। उनसे भी प्रेरणा नहीं लेते। आप कहते हो कि मेरे घर में जहाज उतारो, हेलीपैड घर के अंदर बनाओ, हम इसी में बैठेंगे डायरेक्ट। बोले दीपक मिश्रा है, बोले ना गेट नहीं खुलेंगे, गेट देवठान एकादशी को खुलेगा। और फिर वोट भी चाहते हो? अरे कुछ तो सोच लो भाई। नवीन पटनायक और ममता बनर्जी वो भाजपा ही नहीं है। और भाजपा की प्रचंड लहरों में भी अगर किसी ने भाजपा के अश्व को बांधा अपने राज्य में, तो नवीन बाबू और ममता बनर्जी। कैसे बांध लिया? कांग्रेस की स्थिति वो हो गई कि लेफ्ट के गले मिल के खड़ा होना पड़ रहा बंगाल में। बताइए, 37 साल शासन किया, 33 साल लेफ्ट ने किया। पश्चिम बंगाल के सर्वाधिक शासन करने वाले 2 दल गले मिल के रो रहे हैं। बताइए, क्योंकि जमीन पर निकले ही नहीं, नेतृत्व ही नहीं पनपा। इसलिए मैं यह भी नहीं मान सकता कि भारतीय जनता पार्टी के रथ के आगे कोई खड़ा नहीं हो पाया। नहीं, नवीन पटनायक ने काम करके दिखाया। जयललिता जी भाजपा की लहर में ये काम करके दिवंगत हुई, पहले ये काम कर गई फिर दिवंगत हुई। और ममता बनर्जी, दीपक मिश्रा को याद होगा, मुझे पता नहीं तब विभाजन हो गया था पार्टी का, नहीं तब नहीं हुआ था आपकी पार्टी का विभाजन। दीपक मिश्रा मैं याद दिला रहा हूं, शायद आपको याद आ जाए। अगर आप वहां नहीं होंगे तो सुना जरूर होगा, उतने सर्किल में तो आप हमेशा रहते हैं। मुलायम सिंह जी ने कहा था लोकसभा चुनाव के बाद कि हमको ये बातें मत समझाओ, ऐसा हो गया वैसा हो गया। जो रोकना जानते थे उन्होंने रोक के दिखा दिया रथ। तो उन्होंने 3 नाम लिए थे, जयललिता, ममता और नवीन पटनायक। आपकी पार्टी, उस समय की जो आपकी पार्टी थी उसकी बैठक में, वो तो भाजपा के नहीं है। मुलायम सिंह तो भाजपा के नहीं ना। अरे ये तो समझो भाई, जो लड़ेगा वही कुछ पाने की उम्मीद कर सकता है ना। अपने अपने दिल से पूछिए, कितने लोग जनता के बीच जाके घर घर कुंडी खटखटाते हैं और किसी का दुख सुख पूछते हैं। अपने मोहल्ले में रहने वाले लोगों का राजनीतिक कार्यकर्ता कितने हैं ऐसे? और अगर नहीं पूछ सकते तो 25 साल इंतजार कीजिए। भारत में ट्विटर से सत्ता पाने का रास्ता अभी 25 से 30 साल दूर है। बिल्कुल। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम से तो अमेरिका में सत्ता नहीं हुई, भारत तो अभी बहुत दूर है। अभी तो वही रास्ता है, कुंडी खटखटाइए, भैया चाचा मामा का रिश्ता रखिए, दुख में खड़े होइए जनता के साथ, आदमी व्यक्ति के साथ, तो चुनाव के समय व्यक्ति आपको स्मरण में रखेगा। लोकतंत्र में इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं। और एक बात कह के बात समाप्त करता हूं, दीपक भाई है इसलिए याद आ गया, कह दूं, गांधी से बड़ा कोई कम्युनिकेटर नहीं हुआ भारत के राजनीतिक इतिहास में। धार्मिक इतिहास की बात नहीं कर रहा, सिर्फ राजनीतिक इतिहास में उनसे बड़ा कम्युनिकेटर कोई नहीं हुआ।
उनसे एक बार पूछा, एक सज्जन गए, बोले बापू देश की सेवा करना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा अभी तुम ट्रेंड नहीं हो। तो बोले फिर क्या ट्रेनिंग होगी? उनको लगा कोई स्कूल वगैरह कुछ कहीं एडमिशन होगा। उन्होंने कहा जो पहली ट्रेन मिल जाए उसी 3rd क्लास के डब्बे में बैठ जाओ और 1.5-2-3 साल घूमते रहो पूरा हिंदुस्तान। क्या? उसके बाद लौट के आना, तब बताएंगे क्या कर सकते हो। देश तो देखो पांव पांव। जिन्होंने 75 जिले नहीं देखे साल भर में पांव पांव उत्तर प्रदेश के, वो भी खुद मुख्तारी करते हैं उत्तर प्रदेश पर। कैसे बात बने जी, कैसे बात बने ये तो बताओ भाई। कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि भारत भर में जितने गांव हैं वहां हमारा जिला अध्यक्ष और विधायक स्तर का आदमी गया? नहीं कह पाएंगे, नहीं कह सकते। कोई सिस्टम ही नहीं बनाया हमने लोकतंत्र में, कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं। सब लोग लखनऊ में घनीभूत, राष्ट्रीय पार्टी तो दिल्ली में, कांग्रेस है तो दिल्ली में। और एक बात और याद आ गई, उमाशंकर भाई अन्यथा मत लीजिएगा, आप लोगों के भले के लिए कह रहा हूं, लोकतंत्र का मान रहेगा तो जनता खुश रहेगी। एक बार मैं आपकी पार्टी के मुख्यालय बैठा था, अंबिका सोनी जी मेरे साथ थी, तो बाहर बड़ी भीड़ थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां लंबी लंबी, और लड़के और सब उतर रहे, बिल्कुल सफेद जूता मोजा पहने, बड़ी बड़ी चेन अंगूठी पंगूठी। तो अंबिका जी ने कहा इतनी भीड़ क्यों है? तो सब टॉम बडक्कन वहां थे, तो टॉम ने आके बताया कि वो हरियाणा की स्क्रीनिंग कमेटी होती है कोई, उसकी बैठक है। तो अंबिका सोनी ने मालूम मुझसे क्या कहा? बोले अग्निहोत्री जी क्या हम लोग हरियाणा में इतना स्ट्रांग, मतलब कांग्रेस हरियाणा में आपको लगता है इतनी स्ट्रांग है, इतने टिकटार्थी हैं? मैंने ना, टिकटार्थी में आप हमेशा स्ट्रांग है, परिणाम में नहीं। और दीपक बाबू, राजनीतिक गणित की समझ पर एक टिप्पणी कर दूं, कांग्रेस अध्यक्ष के एक सलाहकार सुब्बराम रेड्डी के यहां एक दावत थी, मैं भी था। लोगों ने कहा अमिताभ जी उत्तर प्रदेश के बारे में बड़ा जानकारी रखते हैं, तो हमसे बात की। उन्होंने हमसे कहा कि भी हम लोग दलितों में अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे। मैंने कहा आपके पास मायावती के कद का कोई नेता नहीं, सुन लीजिएगा दीपक भाई। तो उन्होंने मालूम क्या कहा, तब मेरे मित्र महावीर प्रसाद जी जिंदा थे, उन्होंने कहा क्यों हमारे पास महावीर प्रसाद नहीं है क्या? वो महावीर प्रसाद को इक्वेट कर रहे थे मायावती से। और उसके बाद आप ये कहें कि हमको नतीजा नहीं मिला, तो गलती किसकी है? धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब गांव कस्बे का चुनाव का इंतजार और ऐलान होना भी बाकी है। अभी दावे सबके हैं, तैयारी सबकी है, और नतीजे बताएंगे, चुनाव बताएगा कि किसकी तैयारी सबसे बेहतर थी। महापंचायत में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ।